आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिंतामणि भाग 1 के पहले निबंध के बारे में, जिसका नाम है भाव और मनोविकार। ये जो निबंध है इसे हम आज की इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण और जो मुश्किल टॉपिक होते हैं उन्हें आसान तरीके से समझाने की कोशिश इस चैनल के माध्यम से करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम सबसे पहले हम जाएंगे इसके टॉपिक के ऊपर कि इसका निबंध का नाम क्या रखा गया है। सबसे पहले हम लोग विषय देखते हैं, उसके बाद उसके अंदर क्या लिखा गया है उसको जानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इस निबंध का जो शीर्षक है भाव या फिर मनोविकार, ये दोनों शब्द एक ही हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर या लगा रखा है। भाव शब्द आपने काफी बार सुना होगा, पर आज हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग जानेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि काफी ज्यादा भाव खा रहा है या काफी ज्यादा भाव खाती है, तो आपने ये सब शब्द काफी सुन रखे हैं। आज इस शब्द को और अच्छे से और डिटेल से जानते हैं कि इस शब्द का आखिर मतलब होता क्या है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे किस तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। हम जो व्याख्या देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो इसी का दूसरा नाम है मनोविकार, मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विकार, उसी को इन्होंने भाव कहा है। और इसके कई सारे रूप देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं, प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा, ये सारे क्या है, भाव है जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप समझेंगे तो इन्हीं को क्या कहते हैं, भाव कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं इस निबंध की ओर, और जब इस निबंध को हम पूरा अच्छे से जानेंगे तो समझ में आएगा कि एग्जैक्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस निबंध के माध्यम से हम तक क्या पहुंचाना चाह रहे थे। शुक्ल जी कोई भी निबंध लिखते हैं या कोई रचना लिखते हैं तो उनकी शुरुआत बहुत ही बेहतरीन होती है। वो बिल्कुल शुरुआत में पहुंच जाते हैं उस विषय के, और वहां से शुरुआत करते हैं कि ये जो टॉपिक है ऐसे ऐसे शुरू हुआ, और धीरे धीरे उसका क्या है, विस्तृत वर्णन करते हैं और बिल्कुल डीप पहुंच जाते हैं उस विषय के अंदर। तो ठीक इसी प्रकार से जब वो इसको लिखना चालू करते हैं तो इसकी भी बिल्कुल शुरुआत से वो लोग चालू करते हैं कि भाव जो पहली बार उत्पन्न होता है वो कब होता है। तो किसी व्यक्ति के अंदर भाव जो आया, भावना उसके अंदर जो आई, जो मनोविकार उत्पन्न हो रहा है, वो पहली बार कब आता है। शुक्ल जी बताते हैं कि जब मानव इस पृथ्वी पर आता है तो अपने साथ कई सारी मनोविकार की जो भावनाएं हैं साथ लेकर के आता है, यानी कि भावनाएं लेकर के आता है। जैसे सबसे पहले मनुष्य जब आता है तो वो बच्चे के रूप में होता है, छोटा। तो जब वो बहुत छोटा होता है तो उसके अंदर जो मेन रूप से दो प्रकार के भाव पाए जाते हैं, पहला सुख और दूसरा है दुख। तो शुरुआत में उसे केवल यही दो भाव समझ में आते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर बाकी के जो भाव हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। और बाकी के वो भाव कैसे उत्पन्न होते हैं इसके ऊपर मैं भी आऊँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इन दो भाव के ऊपर ही, सुख और दुख। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं ये सुख और दुख जो है एक तरीके से बीज है, जो कि शुरुआत में हमें एक बच्चे के अंदर दिखाई पड़ते हैं कि सबसे पहला भाव हमें सुख और दुख का ही देखने को मिलता है। जैसे बच्चा अगर भूखा है तो वो रोने लगता है, यानी दुखी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर उसको कुछ अच्छा भोजन मिल गया, अच्छे खिलौने मिल गए या उसकी कुछ बात सुने गई तो वो क्या है, सुखी हो जाता है। तो इस सुख और दुख का भाव शुरुआत में उसके मन में रहता है। अब जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, ये बच्चा है पहले छोटा था, धीरे धीरे बड़ा होने लग गया है। तो जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका जो संबंध है बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं होता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो चीज़ों को देखने लगता है, समझने लगता है, और उनके साथ अपने संबंध भी जोड़ने लगता है। उनके सुख में सुखी होता है, उनके दुख में दुखी होता है। तो एक प्रकार से अपने जो वो वातावरण में रहता है उसका प्रभाव उस पर पड़ने लगता है। तो इससे होता क्या है कि अब जो पहले वो केवल अपने सुख और दुख से, यानी पहले वो अपने आप से प्रभावित होता था, उसी से वो सुखी और दुखी होता था। पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है ना, तो उसके पेरेंट्स हो गए, माता पिता, उसके भाई बहन, तो इन सब से भी अब उसका बॉन्ड बन चुका है। अब उनके सुख और दुख से भी इसको प्रभाव पड़ता है। अगर इसकी मम्मी दुखी है तो ये भी क्या है, उन्हें देख करके दुखी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर इस बच्चे का भाई थोड़ा सा दुखी है, ये भी दुख में हो जाएगा। अगर उसका भाई सुखी है तो उसे देख करके ये भी सुख की भावना महसूस करने लगता है। तो अब ये जो भावना है ये धीरे धीरे कैसे विकसित होती है, कैसे ये जो बाकी के रूप हैं हम लोगों के समक्ष आते हैं, इसको जान लेते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि कोई एक व्यक्ति है, इसी व्यक्ति को हम ले लेते हैं। तो इस व्यक्ति को एक सुई चुभी या एक कांटा चुभा, ठीक है, एक कांटा चुभ गया। कांटा एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, निबंध के अंदर सुई का एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसे एक सुई चुभी, उससे दुख हुआ, थोड़ा सा इसे दर्द हुआ और दुख हुआ।
परंतु बाद में जब उसे पता लगता है कि यही जो कांटा है या सुई है किसी व्यक्ति ने चुभाई है, तो इसका दुख तो होता है, दुख के साथ साथ इसका एक और भाव साथ जुड़ जाता है जो कि है क्रोध का। तो क्रोध का भाव जुड़ जाता है कि उसने मेरे सुई चुभाई कैसे। वही सुई या कांटा अगर इसके किसी खास व्यक्ति ने पहुंचाई जिससे इसे वो अपेक्षा नहीं थी कि वो ऐसा करेगा, तो उसके प्रति क्रोध का भाव और भी ज्यादा आएगा और साथ ही साथ इसके अंदर उसके प्रति घृणा की भावना भी उत्पन्न होने लगेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो दुख था इसी के साथ साथ बाकी के जो भाव और है, क्रोध हो गया, घृणा हो गई, तो इसी प्रकार के भाव उसके बाद अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं, धीरे धीरे उसके साथ ही आ रहे हैं। शुक्ल जी इन दोनों को अलग करने के लिए एक एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे अगर आपने 10वीं तक रसायन शास्त्र पढ़ा हो यानी केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उनको मिक्स करके एक बनाया जाता है या उनको आपस में मिक्स भी करते हैं। इतना ज़्यादा ज्ञान मेरे को है नहीं केमिस्ट्री का, पर एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसके अंदर जब कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो अलग अलग एलिमेंट्स वो लोग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक अलग चीज़ है, CO2 अलग चीज़ है, लिथियम अलग चीज़ है, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं बस। तो मतलब उन सभी का अपना एक जिस प्रकार से अलग अस्तित्व होता है, एक मिल जाने के बावजूद भी, उनको मिला देने के बाद भी जैसे एक रूप में आता है, परंतु उनका जो रूप है अलग अलग होता है, उनका खुद का एक अस्तित्व है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मनोभाव हम पढ़ रहे हैं, इनका मिला जुला अगर हम सबको मिला दे तो वो क्या है, भाव है, मनोविकार है। परंतु वो कहते हैं इन सब का अपना एक अलग अस्तित्व है। जैसे सुख और दुख से मैंने बताया, इन सभी का निकले हैं भार, इनकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, क्रोध को, घृणा को हम दुख के अंदर समा सकते हैं, मिला सकते हैं। इसके बावजूद भी इनका एक अलग खुद का अस्तित्व भी है। ठीक इसी प्रकार से सुख वाले भाव के साथ भी होता है। तो सुख वाला जो भाव है, इसके साथ हम देखेंगे कि जिस कार्य को करने से हमें सुख मिलता है या जिससे हम सुखी हो जाते हैं, जिससे हम खुश हो जाते हैं, तो उससे क्या है, हमारे अंदर एक और भाव उत्पन्न होता है प्रेम का। तो वो हमें अच्छा लगने लगता है और कई बार उससे हमारा लोभ भी जुड़ जाता है, यानी कि वो चीज़ हम पाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग थोड़े से स्वार्थी, या जो लोभ की जो भावना मैंने यहाँ लिखा है वो वाली हमारे अंदर आ जाती है। तो उसी के साथ एक और भाव जुड़ जाता है रक्षा की, उस चीज़ की फिर हम रक्षा भी करना चाहते हैं। और भी एक दो भाव इसके अंदर जुड़ते हैं, जैसे कि उसके साथ रहने का भी मन करता है कि हम उस चीज़ के और ज़्यादा पास रहते हैं, जो चीज़ हमें पसंद है। ठीक उसी प्रकार से जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती है, जिससे हमें दुख उत्पन्न होता है, उससे हम दूरी बनाते हैं। ठीक है, उसके प्रति प्रेम की जगह घृणा उत्पन्न होती है। तो ये जो दोनों मनोभाव है, इनके आप इनसे समझ सकते हैं, बाकी की चीज़ें जो है इन्हीं के अंदर से निकल के आती है। आगे हम और अच्छे से इसे समझने वाले हैं। यहाँ पर एक भाव आपको मैं और बता देता हूँ, वो है करुणा। तो करुणा भाव जो है, इसकी भी उत्पत्ति दुख से ही होती है कि जब हम किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे अंदर करुणा की भावना जाती है। करुणा यानी दया, कि वो व्यक्ति दुखी है, दुख स्पेशली हमने उसका दुख देखा, उसके बाद हमारे मन में करुणा की जो भावना है उत्पन्न हुई। तो ये जो है, इनका जो इंटरलिंक है, एक तरीके से कनेक्शन, ये बहुत ही तगड़ा है। जब आप थोड़ा सा ध्यान से और डीप में इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये कितना ज़्यादा इंटरलिंक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये खासियत है कि वो निबंध की शुरुआत करते हैं बिल्कुल साधारण स्तर से, परंतु धीरे धीरे वो उस विषय के अंदर काफ़ी ज़्यादा डीप चले जाते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान जो है और ज़्यादा अपना वो कर लेना, थोड़ा सा ध्यान लगाओ वीडियो में, क्योंकि आगे जो थोड़ा सा टॉपिक है थोड़े से होने वाले हैं मज़ेदार। मैंने आपको अभी तक जितने भी ये भाव बताए, ये सभी के सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं ये सभी बंधी हुई शारीरिक क्रिया है। ये सभी की सभी पता है बंधी पड़ी है। ये आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी ने गाली दी, किसी ने आपको मारा, तो आपके अंदर क्या गुस्सा उत्पन्न होगा, क्रोध आएगा, उसके प्रति थोड़ी बहुत घृणा भी आएगी, किसी ने क्यों किया। मेन रूप से आपको जो भाव उत्पन्न होगा क्रोध का होगा। तो शुक्ल जी यहाँ पर कहते हैं ये जो आपकी शारीरिक क्रिया हुई, ये जो है, ये कोई प्रयत्न नहीं था, ये आपकी इच्छा नहीं थी। शुक्ल जी कहते हैं जो आपने गुस्सा किया, गुस्से में हो सकता है आपने उसे मारा भी हो, और या फिर गुस्से में दूसरी गाली भी दी हो, तो जो भी आपने क्रियाएं करी है, ये आपकी ना तो इच्छा थी और ना ही ये आपका कोई प्रयत्न था। ये पहले से ही बंधी हुई शारीरिक क्रिया है। ये एक लक्षण है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप
ऐसा करते हैं। आपकी इच्छा नहीं होती, आपका प्रयत्न नहीं होता, बल्कि जब क्रोध आता है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है नॉर्मली केसेस में। इसको जब आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जा करके वो जो 3 पन्ने का निबंध है आप इसको ज़रूर पढ़ना और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और किताब पढ़ते वक्त आपको ये बातें ज़रूर चेक करनी है कि जो बातें मैंने बताई क्या वो सत्य है, कहीं कुछ और बातें तो नहीं बताई मैंने। और अगर ऐसा कुछ आप पाते हैं तो कमेंट में आकर के ज़रूर बताना। शुक्ल जी निबंध में आगे लिखते हैं कि जो भी ये भावनाएं हैं इसकी जब हम अभिव्यक्ति करते हैं शरीर से या क्रिया करते हैं तो इससे जो भाव है वो केवल थोड़े से ही दिखते हैं। यानी अगर आपको गुस्सा आएगा तो आप पैर हाथ पटक लेंगे, चिल्ला लेंगे, किसी को मार देंगे, गाली दे देंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आप खुश होंगे तो उसमें आप खुशी से चिल्लाने लगेंगे, गाने लगेंगे। ये जो भी व्यक्ति खुश होने पर जो चीज़ें करता है वही करेगा। तो शुक्ल जी कहते हैं इससे केवल थोड़े से भाव की ही अभिव्यक्ति होती है, परंतु जब इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से करते हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं रह जाती। तो वहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि इधर जो केवल थोड़े से भाव हम दिखा पाते हैं, पर शब्दों के साथ ऐसा नहीं है। शब्दों से हम उस भाव को बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से दिखा सकते हैं और जितना चाहे उतना दिखा सकते हैं। वहाँ पर कोई सीमा नहीं है। शारीरिक रूप से तो आप केवल कुछ ही जो क्रियाएं हैं वो करते हैं, परंतु शब्दों से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है अपने उस भाव को व्यक्त करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए वो बताते हैं कि वीर रस का वो उदाहरण देते हैं। वीर रस का एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने इसलिए दिया है कि जब हम वीरतापूर्ण कथन पढ़ते हैं, शब्दों के माध्यम से जो बताए जाते हैं कि वीरता के जो किस्से कथन हमें बताए जाते हैं, उसे पढ़ने पर जिस प्रकार की अनुभूति और भावना जितने तीव्र रूप में और कितने व्यापक रूप में हम लोगों के समक्ष आती है, उतना शायद किसी व्यक्ति को या योद्धा को युद्ध में तलवार चलाते हुए या युद्ध करते हुए देख करके उतनी फीलिंग, उतनी जो भाव है हमारे अंदर नहीं जाती। ये 5वां भाव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इम्पोर्टेंट इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखो उन्होंने लिखा क्या है कि मानव के समस्त जीवन का प्रवर्तक भाव और मनोविकार है। कि मानव का जितना भी जीवन है पूरा का पूरा वो भाव से ही क्या है चलता है, मनोविकार से ही चलता है। उसमें बहुत ज़्यादा उसकी महत्वपूर्ण योगदान इन भावों का उसके जीवन में रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो पूरी की पूरी चिंतामणि लिखी है उसके अंदर जो उन्होंने क्रोध के बारे में बताया है, करुणा के बारे में बताया है, यानी इन्हीं मनोविकारों को उन्होंने इस चिंतामणि के अंदर एक्सप्लेन किया है। और उसके पहले ही निबंध में वो हमें ये समझा रहे हैं कि मनोविकार क्या है, भाव क्या है। तो इससे आप इस चीज़ से उनका उद्देश्य समझ सकते हैं कि वो क्यों हमें ये चीज़ समझा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मानव का जो समस्त जीवन है इन्हीं मनोभाव और विकारों से क्या है चलता है। तो इस चीज़ को जानना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए भी वो इन चीज़ों को बता रहे हैं। और अगर आपको ये निबंध अच्छे से समझने हैं तो आपको ना केवल इसे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से समझना होगा, बल्कि आपको खुद ये जो भाव है इनको सच में जानना चाहिए। क्योंकि अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा उससे आप समझ जाएंगे कि इन भावों को हमें हमारे लिए समझना भी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लाइफ की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब चलिए एग्जाम्पल से ही बताता हूँ कि किस प्रकार से पूरे जीवन को प्रभावित करता है और जो बाकी के लोग हैं वो कैसे इन्हीं भावों का उपयोग करके हम लोगों से अपनी मन की जो इच्छा जो वो करवाना चाहते हैं वो हमसे करवाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं जैसे धर्म शासनों का, राज शासन का और मत शासन का। जैसे पहले के ज़माने में राजा लोग होते थे तो वो इन्हीं भावों का उपयोग कर करके जनता को क्या है अपने अनुसार उनको चलाते थे, अपने मन की करवाते थे। कैसे? जैसे उन्हें भय दिखा करके, डर दिखा करके कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, या फिर ऐसा कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा कृत्य करना, उसके अंदर का जो भय जो उसके अंदर है मन में बैठा हुआ उसे जगाना। और फिर जब भय एक बार जाग जाएगा उसके मन के अंदर, फिर उससे जो चाहे वो करवा लेता है। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरा भाव देख पाएंगे लोभ का, कि व्यक्ति को जब लोभ देते हैं, उसको उसका फ़ायदा दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी बात सुनता है, आपके साथ हो जाता है। तो राजा जो लोग थे वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि भय और लोभ के ज़रिए ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने काम करवाए। तो ये जो भावनाएं हैं इनका गलत तरीके से भी उपयोग लोग करते हैं और इनका सही तरीके से भी उपयोग किया जा सकता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ गलत वाले बता रहा हूँ कि लोग कैसे इनका मिसयूज़ करते हैं
और शुक्ल जी भी अपने निबंध के अंदर इसी चीज़ को बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से धर्म का जो शासन है वो लोग भी यही करते हैं कि नर्क का डर दिखा करके अपनी बातों को मनवाना और स्वर्ग का रास्ता दिखा करके भी अपनी बातों को मनवाना। तो स्वर्ग और नर्क का ये भी भय दिखाते हैं और इन्हीं के माध्यम से वो अपने विचारों को बढ़ावा देते हैं और अपने जो कृत्य है, कार्य हैं वो करते हैं और अपने गलत कामों को भी वो इन्हीं भय, लोभ के जरिए छुपा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से वो तीसरा एग्जाम्पल मत का देते हैं। जैसे एक संप्रदाय होता है धार्मिक, उसे मत कहा जाता है। तो उनकी एक विचारधारा होती है और जिस हिसाब से उनका जो पूरा मत है वो, या एक दूसरी भाषा में शायद मठ भी कहते हैं, वो पूरा चलता है। तो वो भी इसी प्रकार से नर्क और स्वर्ग की जो चीज़ें हैं दिखा करके अपनी विचारधारा को पोषित करते हैं। अब चलते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट की ओर, जो कि है कि ये जो शासन की पहुंच है, जिन शासनों की हमने बात करी, ये बाहरी पहुंच है, सिर्फ ये बाहर तक व्यक्ति के पहुंच पाते हैं। इनकी जो पहुंच है वो आंतरिक नहीं है। आंतरिक पहुंच जो है वो केवल कविता की है। वो भी कविता कैसी? रसात्मक कविता। व्यक्ति की जो अंदर तक जो व्यक्ति की पहुंचती है, जो उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, वो है कविता, रसात्मक कविता है, बजाय इनसे ज़्यादा। इस रसात्मक प्रवृत्ति की वजह से ही मनुष्य जो है प्रकृति से अपने आप को जोड़ पाता है। प्रकृति के साथ जीवन का जुड़ना, ये एक प्रकार से बहुत ही व्यापक उद्देश्य है मनुष्य के जीवन का, जो कि केवल तभी पूरा हो सकता है जब उसके जीवन में ये रसात्मक अनुभूति की जो भावना है वो जागृत हो। इसी के बाद मनुष्य का सुख दुख और प्रकृति का सुख दुख, ये दोनों एक लगने लगते हैं। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचने के लिए है। यानी कि काव्य का भी जो उद्देश्य है, उसका भी उद्देश्य यही है कि मनुष्य का जीवन और प्रकृति का जीवन एक तरीके से जुड़ जाए, दोनों एक तरीके से साथ रहे। और जब ये रसात्मक अनुभूति होती है कि जब मनुष्य का सुख दुख और प्रकृति का सुख दुख एक हो जाता है, तो सभी जो प्रकृति के जितने भी प्राणी हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, फिर उसमें चाहे आप पशु पक्षियों की बात करें, प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ें समा जाती है, जिसके अंदर उसके सारे जीव भी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं, और जब इनका संबंध मनुष्य के साथ एकात्मकता का हो जाता है, तो वहाँ पर अलग से हमें जो प्रकृति है उसको बचाने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। वहाँ पर प्रकृति का जो दुख है हमारा दुख हो जाता है और उनका सुख हमारा सुख हो जाता है। अब जो जीवन है वो एक दोनों का साथ हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आप लोगों ने जाना कि भाव क्या है। उसी को भाव का दूसरा नाम जो हमने बताया आपको मनोविकार है, और मनोविकारों के इतने सारे प्रकार मैंने आपको बताए। फिर इसी मनोविकार को समझाने के लिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई, और इधर से पूरा घुमा करके मैं आपको यहाँ तक लेकर के आया, और लास्ट में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये भाव हमारे जीवन से संबंधित तो है, और अंत में हमें वो लेकर के आते हैं और बात करते हैं कि मनुष्य और प्रकृति के एक होने की बात वो यहाँ पर करते हैं। और अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी विषय पर कोई वीडियो बनाऊं, तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।